नमस्कार। राजस्थान इतिहास आरएस का जो एक सीरीज़ हम लोगों ने आरंभ किया है, इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। सिलेबस के अनुसार यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम सेशंस आपके सामने लेकर आएंगे। पहला सेशन है राजस्थान का नामकरण। इस पूरी सीरीज़ में हमारा ये प्रयास रहेगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गई आपकी, एनसीईआरटी की जितनी भी संबंधित जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से रखा जाए, ताकि आप लोग अपडेट रहें राजस्थान के इतिहास संस्कृति के लिहाज से। पहला जो अध्याय हमारे सामने आता है वो है राजस्थान का नामकरण। अब राजस्थान के नामकरण से जो हमारा आशय निकलता है वो सिर्फ इतना सा निकलता है कि विभिन्न कालखंडों में अलग अलग युगों में इस संपूर्ण प्रदेश को, जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा एक मैप यदि मैं आपके सामने रखता हूँ, मैं किस किस नाम से उसको पुकारा गया है। क्योंकि कभी भी राजस्थान को प्राचीन काल से यदि हम देखें, जनपद काल से देखें या जनपद काल के बाद भी उसका जो ऐतिहासिक रियासती काल था मध्यकाल के अंदर यदि हम बात करें, तो कभी भी इसको संपूर्ण रूप में राजपूताना या राजस्थान के रूप में कभी भी कहीं पर उल्लेखित नहीं किया गया, संबोधित नहीं किया गया। यद्यपि यदि मैं गुप्तकालीन अभिलेखों की बात करूं या नैनसिरी ख्यात की बात करूं या कौलेमाला की बात करूं, क्लियर है, या बांकीदास की जो रचना है उसकी बात करूं, वहां पर राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। लेकिन गौरतलब है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग भौगोलिक इकाई को संबोधित करते हुए, उल्लेखित करते हुए नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक बड़ी ये अनोखी नई जानकारी इस लिहाज से मिल सकती है कि जी आज तक तो कहीं ये पढ़ा नहीं। खैर, इसी का नाम है एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री, और इसी में हमारा यही अप्रोच रहेगा कि जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए भी जाते हैं आरएस के अंदर, तो वहाँ यहीं से आपको वो तैयारी एक प्रॉपर पैकेज के रूप में मिलना आरंभ हो जाए। चलिए, अब जब राजस्थान के नामकरण की हम बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी दिया कक्षा 9 का जो भाग 1 है, पहला अध्याय है उसका राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यदि मैं उसके पृष्ठ संख्या 2 और 3 की बात करूं, 2011 के संस्करण की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी आप लोग इस पाओगे कि वर्तमान राजस्थान के लिए, जिसको आज हम राजस्थान या पहले राजपूताना या राजस्थान ब्रिटिश काल में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा काम में लिया गया है, तो वर्तमान राजस्थान के लिए कभी भी किसी एक नाम का प्रयोग कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर राजस्थान के अंदर अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों को अलग अलग भौगोलिक इकाई के रूप में उल्लेखित किया गया, क्योंकि राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो इस तरह की हैं कि एक सुरक्षित, प्राकृतिक तौर पर एक सुरक्षा प्राप्त हुई है एक निश्चित भौगोलिक इकाई को, तो फिर वहाँ की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, संस्कृति कहीं ना कहीं इतनी पृथक्कृत हो गई है, इतनी परिभाषित हो गई है कि हम इसको अमीर खुसरो के एक छंद से देख सकते हैं कि ये देश बड़ा अजीबोगरीब है। यहाँ हर एक कोस पर बोली और पानी बदलता है, पानी और बोली बदलती है। तो आप इसको यूँ समझिएगा कि जिसको आज हम 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, जिसे हमने राजस्थान के रूप में देखा, वो कभी भी इस रूप में उल्लेखित नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मैं उसी बात को आपके सामने लेकर आता हूँ और यहीं से हम अपनी बात को, अध्याय को आरंभ करेंगे। आप साथ साथ नोट्स लिखते रहिएगा। हाँ, एक बात जरूर है, आपका सहयोग अपेक्षित है कि आप अपने जितने भी साथी उन तक इस मैसेज को, इस क्लासेस के मैसेज को अवश्य पहुँचाएँ। तो जब हमने कहा, देखिएगा, मैं दोबारा आपसे इस बात को बोल रहा हूँ कि राजस्थान को कभी भी एक नाम से नहीं पुकारा गया है। आप नोटिस करिएगा, अति प्राचीन काल से यदि हम बात करें बीकानेर, हमें थोड़ा सा इंक तो चेंज करना ही पड़ेगा यहाँ पर। यदि हम बात करें बीकानेर, देखिएगा ये एरिया आपका आ गया है बीकानेर, और ये एरिया आपका आ गया है जोधपुर, ये एरिया आपका आ गया है जैसलमेर, ये एरिया आपका आ गया है मेवाड़। ठीक, यहाँ पर उल्लेखित किया गया है बागड़ के रूप में। आप समझते रहिएगा इस बात को। अब इस एरिया को यहाँ पुकारा गया है हाड़ौती। ठीक है, ये जो एरिया है ये एरिया कहलाया गया है मत्स्य, और यदि मैं बात करूं इस एरिया की, तो ये एरिया यहाँ पर कहलाया गया है सपाद लक्ष्य। ठीक है, इस एरिया को यहाँ पुकारा गया है कुरु, और यहाँ पर एरिया पाया गया है शूरसेन। अब नोटिस करिएगा, मैं दोबारा आपसे आग्रह कर रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 9 की भाग प्रथम का जो
इतिहास से राजस्थान का अध्ययन पुस्तक का नाम है। 2011 का संस्करण है। अध्याय पहला है उसका राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इसकी पृष्ठ संख्या 2 और 3 से हम इस मैटर को ले रहे हैं कि कभी भी एक नाम से नहीं पुकारा गया है। महाभारत काल की यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो महाभारत काल में जोधपुर और बीकानेर वाला जो एरिया है, याद रखिएगा, इसको जिस नाम से पुकारा गया है वो है जांगल प्रदेश या जंगलू प्रदेश। आप समझिएगा इस बात को, जांगल प्रदेश या जंगलू प्रदेश। और यही वजह है कि जांगल प्रदेश के अधिकारी होने की वजह से बीकानेर के राजाओं ने, बीकानेर के नरेशों ने स्पेशली अपने आप को जांगलधर बादशाह के नाम से भी पुकारा है, यानी कि उन्होंने स्वयं को जांगलधर बादशाह नाम से उल्लेखित किया गया है। अच्छा, शाहजहां के काल में, मुगल जो बादशाह था शाहजहां के काल में, महाराजा कर्ण सिंह जब शाहजहां की तरफ से बल्क अभियान की तरफ भेजे गए थे और राजपूतों का नेतृत्व उनके हाथ में था, तो वहां पर उन्हें जांगलधर बादशाह के नाम से उल्लेखित किया गया। तो अब नोटिस करिएगा, इस पूरे यदि नक्शे को आप देखें, चूंकि भौगोलिक परिचय थोड़ा सा मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि उससे आपके लिए चीजों को समझना आसान हो जाए कि इस संपूर्ण प्रांत को एकीकृत रूप में, यद्यपि चित्तौड़गढ़ अभिलेख में राजस्थान शब्द का अप्रत्यक्ष तौर पर उल्लेख मिलता है, बसंतगढ़ अभिलेख में अप्रत्यक्ष तौर पर उल्लेख मिलता है, और आपका कालीराम कायस्थ की जो पुस्तक है तवारीख है राजस्थान, या उद्योतन सूरी की जो पुस्तक है कुवले माला, या हम कहें राजरूपक आप ग्रंथ ले सकते हैं, नैनसिरी ख्यात ग्रंथ ले सकते हैं, या बाकीदासरी ख्यात की आप बात कर सकते हैं। इन सब में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं है। तो फिर किस रूप में हुआ है, आइए इसी सेशन में आपको आगे देखने को मिल जाएगा। अब यदि हम प्राचीन साहित्य की बात करें तो जो निकटवर्ती एरिया है जंगलू प्रदेश या जांगल प्रदेश का, क्योंकि जंगलू प्रदेश या जांगल प्रदेश में जनरली बीकानेर और जोधपुर वाले एरिया को महाभारत काल में जांगल देश के नाम से पुकारा गया, उस इलाके के निकटवर्ती एरिया को पुकारा गया है सपाद लक्ष्य। अब इस सपाद लक्ष्य के अंदर आपको अजमेर, नागौर का निकटवर्ती एरिया नजर आता है। ये वही एरिया है जिसको फिर हम आगे जाकर सांभर के नाम से भी पुकारते हैं। सपाद लक्ष्य अर्थात जहां पर 1.25 लाख गांव पाए गए हैं। सवा लक्ष्य मतलब लाख, और सपाद का मतलब यहाँ पे 1.25 से, तो जिस एरिया में जो कुल बस्तियां हैं वो लगभग 1.25 लाख के आसपास है, इसलिए इसको सपाद लक्ष्य कहा गया। आगे जाकर भले ये जो सांबर वाला एरिया जयपुर के अंदर, लेकिन जब हम बात करते हैं, क्योंकि सपाद लक्ष्य से चाहमान राजवंश का निकट का संबंध है, बहुत ज्यादा निकट का संबंध है चाहमान राजवंश का। आगे देखेंगे इस बात को। तो एक एरिया आपका सपाद लक्ष्य हो गया। अब जो एक आप देख रहे हैं मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश राजस्थान का सबसे प्राचीनतम इलाकों में से नहीं, इवन भारतवर्ष जिसको विष्णु पुराण में काफी विस्तृत रूप में व्याख्यायित किया गया, मत्स्य प्रदेश वहां पर जिसकी राजधानी आपको विराटनगर के रूप में प्राप्त होती है। याद रखिएगा, विराटनगर या हम कहें जी बैराट के रूप में प्राप्त होती है। यद्यपि मत्स्य प्रदेश के अंदर उत्तरी पूर्व जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इतना विस्तृत एरिया आता है, लेकिन ये मानकर कभी मत चलिएगा कि ये जो प्रदेश है हमेशा मत्स्य प्रदेश के ही इंटीग्रेटेड एरिया रहे हैं, नहीं। यदि मैं कुरु प्रदेश की बात करूं जो मत्स्य का निकटवर्ती है, तो फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा कुरु के अंदर अलवर का कुछ समीपवर्ती एरिया आया है, और कुरु प्रदेश की जो राजधानी थी, आप लोगों ने महाभारत काल में देखा होगा, वो राजधानी आती है कुरु प्रदेश की इंद्रप्रस्थ। अब कहाँ अलवर, अब यद्यपि अलवर जनरली यदुवंशियों का या अहीर वाटी एरिया के रूप में भी जाना गया कि यहाँ पर यादव बहुत ज्यादा रहे, तो फिर आगे जाकर अलवर को आपने अहीर वाटी उस एरिया के रूप में भी अच्छे से जाना है, पहचाना है। क्लियर है? आगे आप लोग और समझते हैं। तो एक एरिया आपका कुरु के रूप में अलवर का एरिया यहां पर आता है। आगे जाकर अब देखिएगा कितना चेंज आपको नजर आएगा इस संपूर्ण जब नामकरण को हम देखते हैं। आगे जाकर अलवर के अंदर एक जनपद हमें देखने को मिलता है जो कहलाता है जनरली शालू जनपद।
मैं इस अध्याय में जो जनरली सीधा लोग स्टार्ट करते हैं चित्तौड़गढ़ अभिलेख से, बसंतगढ़ अभिलेख से, वो तो मैं आपके सामने लूंगा ही लूंगा, लेकिन जब आप बड़े कॉम्पिटिशन्स को टारगेट करते हैं तो आपको वहाँ पे बड़ा एनालिटिकल अप्रोच रखना पड़ता है, कंटेंट को आपको समझना होता है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलता है। इसी नज़रिए को मैं ध्यान में रखते हुए, उसी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए मैं इतना गहराई से विश्लेषण इस तथ्य का कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पर आगे जाकर शाल, अब एक जो शब्द आपके सामने आ रहा है वो है असल में जनपद। तो हमें ये शब्द भी समझना होगा कि जनपद इस शब्द का बेसिकली अर्थ क्या होता है। देखिएगा जनपद शब्द में दो शब्द आपको प्राप्त होते हैं, जन प्लस पद। जन का मतलब होता है निवासी और पद का मतलब है यहाँ पे पाद या पैर से। तो एक सामान्य परिभाषा जो निकलती जनपद को, वैसे हम एक क्षेत्र विशेष की भौगोलिक इकाई या छोटे मोटे राज्य के रूप में, कबीले के रूप में देखते हैं। यानी कि जहां पर किसी एक विशेष वर्ग जिनकी संस्कृति, रहन सहन, खान पान एक जैसा है, उनका जब वहां पर आगमन हुआ, जब उनके पैर गिरे और उन्होंने वहां पर अपनी सॉवरेनिटी या संप्रभुता, सुप्रीमेसी स्थापित करी, उसको ओवर रूल किया या कंट्रोल स्थापित किया, तो वो एरिया जनपद जाना गया है। जनपदों का एक पूरा अध्याय आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और जनपद जो युग है, जनरली जब सिकंदर का आक्रमण भारतवर्ष पर हुआ था, तो उस समय NWFP यानी कि नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आप उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत कहते हैं, वहाँ से छोटे छोटे जो कबीले थे, जो राज्य थे, जो गणराज्य थे, जन राज्य जिनको आप कहते हैं, जिनका सामना सिकंदर से हुआ, फिर बाद में वो अपने सीमित संसाधनों से लड़ाई करी थी, तो अपने अस्तित्व की रक्षा फिर वो निकटवर्ती एरिया में आ गए थे। बहरहाल वो अलग अध्याय, तो हम उसको उसी रूप में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो जनपद की जब बात आती है तो जनपद में अब वो एरिया जो अलवर, जो कभी कुरु का एरिया रहा है, वो कालांतर में फिर शालू जनपद का हिस्सा बन जाता है। अब इसके निकटवर्ती एरिया जो आपको देखने को मिल रहा है वो एरिया है साहब यहाँ पर, याद रखिएगा, शूरसेन। अब इस शूरसेन को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा शूरसेन के अंदर बेसिकली आपको भरतपुर और भरतपुर के निकटवर्ती जो एरिया है मथुरा, आपको वो देखने को मिलेगा। और शूरसेन की जो राजधानी है वो राजधानी है बेसिकली मथुरा, जिसको यूनानी जो लिटरेचर है, जो ग्रीक लिटरेचर है, उसमें समकालीन जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है उसमें मथुरोई के नाम से भी मथुरा को उल्लेखित किया गया। और फिर आगे जाकर जो भरतपुर वाला एरिया है, याद रखिएगा, फिर उसके अंदर एक और आपको जनपद नजर आएगा, ये कहलाता है राजन्य। आप नोटिस करिएगा इस संपूर्ण उल्लेख में कहीं पर भी आपको रायथान, राजस्थान, राजपूताना शब्द का उल्लेख नहीं मिल रहा है। यानी कि अति प्राचीन काल से संपूर्ण जो राजपूताना है, जिसको हम आधुनिक राजस्थान कहते हैं, इसमें क्षेत्र विशेष में अलग अलग विशेष वर्ग के लोग स्थापित रहे, जिनके अपनी रियासतें, राज्य स्थापित हुए, उनका अपना राजध्वज, उनके अपने राज प्रतीक चिन्ह रहे, उनका अपना सैन्य बल रहा, और उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी, बिल्कुल रिकॉग्निशन उनका अलग तरह से रहा। तो नोटिस करिएगा कि जो भरतपुर वाला एरिया मथुरा के साथ संलग्न होकर शूरसेन के रूप में नजर आ रहा है, वो कालांतर में राजन्य जनपद वहां पर स्थापित होता है। अच्छा, अब जब हम एकीकरण की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान की, तो वहां पर आप देखते हो जो प्रथम चरण है, जिसको आप मत्स्य संघ पुकारते हैं, क्लियर, जिसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतें और एक ठिकाना था जिसको हम नीमराणा कहते हैं। तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर इस बात को बहुत अच्छे से समझा होगा कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं भरतपुर चूंकि यूपी का समीपवर्ती एरिया है, इसीलिए भाषाई आधार पर भरतपुर यूपी के साथ मिलना चाहता था। और यही वजह है कि मत्स्य संघ के एक गठन में थोड़ी देरी हुई थी। उसकी वजह इनकी जो सांस्कृतिक सामीप्यता, ये अपनी कनेक्टिविटी जो जोड़ रहे थे राजस्थान की तुलना में, ये यूपी से अधिक जोड़ रहे थे। उसका कारण आप उनकी जड़ें, यहाँ से सांस्कृतिक जड़ें, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसको हम बेसिकली ब्रज क्षेत्र के रूप में भी आगे जाकर देखते हैं, क्योंकि भरतपुर में जब आगे जाट रियासत स्थापित हुई तो ये पूरा जो एरिया ब्रज मंडल के रूप में जाना जाता है, गोकुला जाट हो, सूरजमल जाट हो, आदि आदि। अच्छा, ये इन लोगों ने अपना कनेक्शन मथुरा के जाटों के साथ बराबर रखा, यानी कि यूपी के जाटों के साथ बराबर रखा। और बेसिकली गोकुला जाट तो थे ही, तिलपत वाला जो एरिया, मथुरा वाला जो एरिया, वहां से थे। बहरहाल मैं जुड़ा, मतलब मैं टिका रहना चाहता हूँ इसी अध्याय पर, तो मैं नहीं चाहता कि अपन थोड़े से भी इधर उधर हों। तो एक यहाँ पर आपको ये नजर आ गया है। और मत्स्य के अंदर, अच्छा और थोड़ा सा मैं आगे करूं
तो आगे जाकर शाल्व जनपद, और जिसको आपने कहा है राजन्य जनपद, ठीक ना, शाल्व और राजन्य आगे जाकर फिर ये एकीकृत होकर एक नया एरिया डेवलप करेंगे जो कहलाता है आश्वायान। याद रखिएगा, ये कहलाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके सामने आश्वायान, यदि आपको वहां पर नजर नहीं आए लोगों की वजह से, तो ये एरिया फिर एकीकृत रूप में कहलाएगा आश्वायान। लेकिन इस सारी चर्चा में नोटिस गौर से आप देखिएगा कि कहीं पे भी राजस्थान या राजपूताना ऐसा कोई शब्द हमें प्राप्त नहीं होता है। हाड़ौती की बात की जाए तो हाड़ौती में जनरली हमें 3 रियासतें देखने को मिलती हैं। क्लियर है? देखिएगा 3 रियासतें या 3 प्रदेश हाड़ौती के अंदर। एक तो हो गया आपका, देखते रहिएगा, एक तो हो गया आपका बूंदी, एक हो गया साहब आपका कोटा, और एक हो गया आपका झालावाड़। अब आपको यहां पर और सुनकर आश्चर्य होगा कि जनरली सांस्कृतिक तौर पर यदि हम बात करें तो बूंदी, कोटा, झालावाड़ हाड़ौती में आ रहा है, लेकिन झालावाड़ ने अपना सांस्कृतिक संबंध मालव प्रदेश के साथ माना है। मालव का मतलब यहां पर मध्य प्रदेश से है, एमपी से है। ये मालव जनपद नहीं है। मालव जनपद की जो राजधानी थी, याद रखना, रेड और नगर जो टोंक वाला एरिया है, ये वहां पर थे। तो मालव का मतलब यहाँ मालवा मध्य प्रदेश से है। अब आप नोटिस करिएगा, क्योंकि झालावाड़ जनरली मध्य प्रदेश का बिल्कुल निकटवर्ती एरिया, समीपवर्ती एरिया है, तो हाड़ौती का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद भी यहाँ के जो स्थानीय निवासी वो अपने आप को मालव या मालवा प्रदेश या मध्य प्रदेश से अधिक कनेक्टेड मानते हैं। और मेरे से बेहतर भला कौन जानेगा, क्योंकि मेरा तो नेटिव प्लेस ही झालावाड़ वाला, हाड़ौती वाला एरिया है, स्पेशली झालावाड़ वाला एरिया है। तो हाड़ौती के अंदर आपको, क्योंकि हाड़ौती के अंदर बेसिकली चौहानों की जो हाड़ा शाखा है, जो चौहान क्लैन है, उसकी जो एक ब्रांच है हाड़ा, इसीलिए तो ये लोग ये प्रदेश हाड़ौती कहलाया है। इनके द्वारा जो शासित एरिया था कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला। ठीक है जी। अच्छा, मत्स्य की जब मैंने बात करी विराटनगर, तो चूंकि मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये वर्तमान जयपुर के अंदर हमारे सामने आती है। थोड़ा और देखिएगा, मेवाड़ की जब बात की जाती है तो आप लोग जानते हैं कि मेवाड़ के अंदर बेसिकली उदयपुर वाला एरिया आपको नजर आता है। ठीक है, लेकिन कालांतर में ये उदयपुर तो बहुत बाद में बसा है। आप लोगों को जानकारी होगी कि 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया ये नगर है। लेकिन अति प्राचीन काल से मेवाड़, याद रखिएगा इस बात को, शिवी जनपद की हिस्से का प्रदेश रहा है। शिवी जनपद। अब शिवी जनपद जिसकी राजधानी रही है, याद रखना, माध्यमिका। शिवी जनपद की राजधानी रही है माध्यमिका। क्लियर है? और यदि मैं जैसलमेर वाली बात करूं, जैसलमेर जोधपुर वाली प्रॉपर यदि मैं इसकी बात करूं, तो ये एरिया जनरली कहलाता है, याद रखना, मरुस्थल, जिसको हम पुकारते हैं मरुकंटर के रूप में भी, जिसको हम पुकारते हैं जोधपुर वाला जो एरिया है, जोधपुर वाला एरिया प्रॉपर रूप में आपको नजर आता है, याद रखना, मारवाड़ के रूप में। लेकिन जो दक्षिणी जोधपुर है, मारवाड़ जिसको आपने कहा है जोधपुर, तो इसमें भी फिर एक और बात इंपॉर्टेंट निकलती है कि जो साउदर्न, जो दक्षिणी जोधपुर है, वो कहलाता है गुर्जरत्रा वाला प्रदेश। गुर्जरत्रा वाला प्रदेश, आप लोग मालूम है, जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो एक वंश हमारे सामने आता है, इसको हम कहते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों की जो आरंभिक राजधानी थी वो मंडोर, यही जोधपुर वाला जो एरिया है। तो गुर्जरत्रा से जो कनेक्शन निकल रहा है वो गुर्जर वंश से, और इसी गुर्जर वंश से फिर गुजरात का भी कनेक्शन निकलेगा। क्योंकि क्लियर कर लीजिए, गुर्जर प्रतिहारों की जो मुख्य शाखाएं थी, इनमें भड़ोच या भृगुकच्छ या भरूच जो गुजरात का हिस्सा है, वहां पर एक शाखा स्थापित होती है। बहरहाल, तो जो जोधपुर वाला एरिया, इसका एक हिस्सा किसी जमाने में जांगल प्रदेश या जंगल प्रदेश का इलाका माना जा रहा है। फिर आगे जाकर आप देख रहे हैं मारवाड़ है, और दक्षिणी जोधपुर तो गुर्जरत्रा के नाम से जाना जा रहा है। ये जितना मैटर मैंने लिया है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर की कक्षा 9 की जो पुस्तक है, राजस्थान अध्ययन भाग 1,
2011 का संस्करण है। इसका पहला अध्याय है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके पृष्ठ संख्या 2 और 3 निश्चित तौर पर ये पृष्ठ संख्या है, वहां से सारा मैटर मैं ले रहा हूं। और जैसलमेर का जो एरिया है ये जाना गया माड़ के नाम से, मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ रहा हूं। और बागड़ प्रदेश की यदि बात की जाए तो बागड़ प्रदेश में आपके एक तो आ गया डूंगरपुर, यानी कि आप यहां पर यूं देख लीजिए, उदयपुर से नीचे का, मेवाड़ से नीचे का हिस्सा डूंगरपुर, प्रतापगढ़, हालांकि ये सिस्टर स्टेट्स नहीं है उदयपुर की, मेवाड़ की, एवं बांसवाड़ा। तो ये बागड़ प्रदेश में आ गया है। अब जैसा मैंने कहा कि यहाँ हर एक कोस पर पानी और बोली बदलती है, आप नोटिस करिएगा इस संपूर्ण विवरण के अंदर आपको कहीं पर भी, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, कि संपूर्ण विवरण के अंदर कहीं पर भी आपको राजस्थान या राजपूताना जैसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, भले ही यहाँ का सांस्कृतिक जो कवर कहते हैं, कल्चरल कवर, वो एक रहा हो, लेकिन उस कवर के अंदर राजस्थान कभी भी एकीकृत रूप में नहीं जाना गया। क्योंकि यहाँ रियासतें, प्रदेश, जनपद, भौगोलिक इकाइयाँ, जातियाँ इतनी ज़्यादा रही कि इन सब की अपनी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती चली गई और उसी रूप में फिर वो आगे जाकर जाने गए हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर एक मैंने ये चीज़ें रखी हैं आपके सामने। अच्छा, यहाँ पर यदि मैं 12 की बात करूँ, हाड़ौती के अंदर एक मामला आता है 12। यहाँ 12 के अंदर एक जनपद आपको देखने को मिलता है और ये जनपद है मोखरी जनपद। तो 12 का एक कस्बा है बड़वा, क्लियर। यहाँ मोखरी जनपद है, यहाँ आपने शिवी जनपद देखा, यहाँ आपने मत्स्य जनपद देखा, यहाँ आपने शालू जनपद अलवर के अंदर जो कभी कुरु का हिस्सा रहा, भरतपुर जो शूरसेन का हिस्सा रहा, आगे जाकर राजन्य आप यहाँ देखते हैं, आगे जाकर शालू और राजन्य मिलकर आश्वायन का हिस्सा बन जाता है, और फिर ये शालू, राजन्य, आश्वायन सब मिलकर मत्स्य के अंतर्गत रहे। तो ये एक कालखंड की बात नहीं है, अलग अलग कालखंडों में इस तरह का सांस्कृतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन नामकरण के आधार पर हमें देखने को मिलता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर भाई राजस्थान को किस नाम से जाना गया मुगल काल में, ब्रिटिश पीरियड में, अब हमें उसे देखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको बेहतर समझ में आ गई है। मैं इसको पूरा करने के बाद एक बार थोड़ा स्क्रीन से ऑफ हो जाऊंगा ताकि आप लोग यदि लिखना चाहें तो आराम से आप लिख लें, और मैं भी मेरा थोड़ा पसीना पहुँच लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय। अब इस बात को थोड़ा सा हम और एलोबरेट करें तो जातियों की बात जरा निकालिएगा। देखो 3-4 जातियां आपको हमेशा आएंगी। ये जातियां कौन कौन सी है, इसको भी अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यदि मैं इन जातियों की बात करूं आपके सामने तो देखिएगा, एक जाति आती है आपके सामने, मतलब एक नाम आता है मरु, एक नाम आता है मेद, एक नाम आता है मेव, ठीक है साहब, और एक नाम आता है मरु मेर। इससे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए थोड़ा समझना बहुत आसान रहेगा। इस बात से भी मरु, मेद, मेव और मेर बहुत आसानी समझ पाओगे कि क्यों राजस्थान के अंदर इतना सांस्कृतिक, जिसको हम डिस्टिंग्विश करना कहते हैं, पहचानना, या इनकी भौगोलिक सांस्कृतिक जो पहचान है, और इसी आधार पर हर भौगोलिक इकाई का अपना इतिहास बना है। कैसे? देखो, मरु प्रदेश जो सामने आ रहा है वो तो रेगिस्तान या मरु से निकल रहा है, जिसको हम जनरली जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला जो आपके सामने एरिया आता है, जैसलमेर, जोधपुर वाला एरिया। मेद जो जाति है, जनरली मेद जो जाति है, याद रखिएगा, ये जाति मेवाड़ के अंदर पाई गई है, मेवाड़ के अंदर। यही वजह कि मेद से जो शब्द बना है वो बना है मेवाड़। याद रखना, मेद जाति जिसने अपने शौर्य से मलेच्छों को जिस भूमि को मलेच्छों से पाट दिया। मलेच्छ यहाँ पर जनरली मुस्लिम्स आक्रमणकारियों के लिए सांकेतिक तौर पर इंगित किया गया। तो मेद जाति की प्रधानता होने के कारण उदयपुर वाला जो एरिया है, संभाग जो पूरा है भागर से ऊपर का, वो मेवाड़ कहलाया। और अलवर, भरतपुर की यदि हम बात करें साहब इस बात की, तो यहाँ पर ज्यादा जाति पाई गई है वो मेव जाति पाई गई है। इस मेव से ये एरिया मेवात कहलाया है। और मेर नामक जो जाति है वो मेर नामक जाति पाई गई है अजमेर वाले एरिया में। इसीलिए अजमेर का जो
एरिया है वो मेर जाति कारण मेरवाड़ा कहलाया है। यानी कि बहुत प्राचीन काल से इस प्रदेश का कोई एक हमें कल्चरल जिसको यूनिफॉर्म हम नोमेनक्लेचर या नामकरण कहते हैं वो देखने को नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ इस सेशन का ये वाला हिस्सा आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। काफ़ी सूचनाप्रद जानकारियाँ हमने तथ्य आपके सामने रखे हैं। स्क्रीन से मैं आउट होता हूँ कुछ एक सेकंड्स के लिए, आप लोग आराम से इसको उतार लीजिए, फिर हम इस अध्याय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देख लीजिएगा आप लोग यहाँ तक के सारे मैटर को। चलिएगा, अब यदि मैं कहूँ कि ये बात तो हमारे सामने बहुत अच्छे से निकल कर आ गई है कि अलग अलग कालखंड में इस संपूर्ण प्रदेश को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, क्लियर। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो ब्रिटिशर्स ने इस संपूर्ण इकाई के लिए, प्रदेश के लिए, क्योंकि उनको रिकॉर्ड्स, दस्तावेजी, उनका इतिहास या दस्तावेजी लेखन कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो जिस एरिया को वो रूल कर रहे हैं, पक्की बात है उसको वो किसी न किसी रूप में तो मतलब उसका उल्लेख करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। अब हमें वो देखना है। अब जो इस सेशन का जो अगला हिस्सा मैं ले रहा हूँ, जो क्लास आपकी चल रही है राजस्थान का नामकरण, उस सेशन के अंदर आप विस्तार से अब ये देखोगे कि अलग अलग कालखंडों में इस प्रदेश को किन किन नामों से पुकारा गया है। ये तो एक भौगोलिक परिचय आपके सामने आ गया है, क्योंकि ये इंडियन मैप है। फिलहाल इंडियन मैप को बहुत ज़्यादा विस्तार से देखने की आवश्यकता नहीं है। आ गया तो मैं बस इतना से बतला दूं कि ये आपका जो राजस्थान वाला जो एरिया है अपना, ठीक है साहब, देखिएगा जो राजस्थान वाला एरिया है वो अपना ये वाला एरिया आता है। और ये जो एरिया है भारतीय इतिहास में ये कहलाता है नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। याद रखिएगा, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि हम कह सकते हैं इसको उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। जब सिकंदर का आक्रमण, क्योंकि एक जनपद शब्द आपके सामने बार बार अभी पिछली स्लाइड में आपको देखने को मिला, तो जब सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था उस समय इस इलाके के जो छोटे छोटे गणराज्य थे वो, जिन्होंने सिकंदर का सामना किया, वो निकलकर मूव कर जाते हैं राजस्थान वाले एरिया में। भारत के अंदर ही उनका एक तरह से पलायन होता है, माइग्रेशन होता है। फिर राजस्थान में एक जनपद युग आरंभ होता है, जो अभी हमने का पढ़ा ना, शालू जनपद, योधे जनपद, शिवी जनपद, मोखरी जनपद, मत्स्य जनपद, राजन्य जनपद, आश्वायन। हम उसे फिर विस्तार से एक अलग अध्याय के रूप में देखेंगे। लेकिन अब जो इस सेशन का अगला पोर्शन मैं आपके सामने बिल्कुल ले रहा हूँ वो है कि अब हमें ये देखना है कि राजस्थान का अर्थ क्या है अलग अलग कालखंडों में। भौगोलिक परिचय, रियासती परिचय उनका, उसको हटा दें तो किन किन नामों से हमारे सामने ये आता है। आइएगा देखिए, सबसे पहली बात की जाए तो इस चर्चा की शुरुआत असल में होती है कि राजस्थान का हम उल्लेख कैसे करेंगे। तो राजस्थान को याद रखना, द लैंड ऑफ कलर्स, द लैंड ऑफ किंगडम्स के नाम से भी पुकारा गया है। यानी कि इसको रंगों की भूमि, और या इसको द लैंड ऑफ किंग्स और द लैंड ऑफ किंगडम्स के नाम से भी पुकारा गया है। समझिएगा बात को, यानी कि जहां पर बहुत छोटे छोटे इलाकों में भी शासन रहा है, राज्य स्थापित रहे, इसलिए इसको द लैंड ऑफ किंग्स और किंगडम्स एंड द लैंड ऑफ कलर्स, रंगों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, राजस्थान शब्द के लिए अलग अलग संज्ञाओं का प्रयोग आपको प्राप्त होता है। राजस्थान प्रदेश के लिए विभिन्न संज्ञाओं का, याद रखिएगा, संज्ञाओं का मतलब एक तरह से कि इनको किन किन नामों से पुकारा जा रहा है, किन किन नामों से इनका उल्लेख किया जा रहा है, इनका आपको उल्लेख प्राप्त होता है।
सबसे पहले जिस शब्द का आपको उल्लेख मिलता है वो मिलता है रामायण में। याद रखिए, रामायण जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, रामायण में एक शब्द का उल्लेख आपको प्राप्त होता है जो असल में कहलाता है मरुकंटक। एक छोटी सी कथा है, आप समझ लीजिएगा। आप लोग बेहतर जानते हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप लोग जानते हैं कि जिस समय जहाँ आज राजस्थान है, मरुस्थल वाला जो एरिया है पश्चिमी राजस्थान, वहाँ कभी 33 सागर था। अब ज्योग्राफी के अंदर स्वाभाविक सी बात है कि जब वो प्रोफेसर्स, वो जब लेक्चरर्स अपनी बात करेंगे तो वो भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बात करेंगे कि साहब 33 सागर जो था वो ड्राई होता है, उसका क्षरण होता है, और उस वजह से फिर वहाँ पर डेजर्ट या रेगिस्तान अस्तित्व में आता है। रामायण जी कुछ और बात कहती है। अब जिस समय रामायण जब रचना हुई होगी, या जब राम सीता के, जब रावण के जब प्रसंग चल रहे थे, पक्की बात है किसी ने सोचा भी नहीं होगा भैया कोचिंग्स में रीट की तैयारी या आरएस की तैयारी की जाएगी। तो उस मद्देनजर से नहीं लिखा गया है वहाँ पर जो लिखा। लेकिन आज आप कनेक्टिविटी देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जब रावण ने हरण किया सीता का, और सीता जो कि श्रीलंका में रखी गई सीता माँ, तो जब श्री राम अपनी सेना के साथ जाना चाहते थे रामेश्वरम से, जो बिल्कुल साउदर्न टिप एंड है भारतवर्ष का, तो समुद्र जो जलराशि थी, वरुण देवता, उन्होंने मार्ग देने से मना कर दिया कि नहीं साहब, वी आर नॉट इन कंडीशन टू प्रोवाइड यू सेफ पैसेज, हम नहीं दे सकते हैं साहब। ठीक है, तो फिर श्री राम ने फाइनली अस्त्र का प्रयोग किया। अब जो जलराशि थी, जो समुद्र था, वो घबराया, उसको लगा कि भाई कहते ना कि तन से निकला प्राण और तीर मतलब कमान से निकला बाण, क्लियर, और मुंह से निकली जुबान लौट कर नहीं आती है। तो अनु ने विनय किया, भाई माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पैसेज देने को तैयार हूँ, लेकिन तीर मत चलाइए। कहा गया भाई अब तो चलेगा। तो फिर ये कहा गया समुद्र के द्वारा कि आप एक काम करिए, जो पश्चिमी जो राजस्थान है, मेरा जो एरिया है, मतलब मेरा पश्चिमी जो इलाका है, इस संपूर्ण भौगोलिक इकाई जिसको आप भारतवर्ष कहते हो, वहाँ छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पर सागर था, वही जलराशि थी, जिसको ज्योग्राफी में 33 सागर के रूप में कहा जाता है। तो तीर छूटने से जलराशि समाप्त हुई, वो प्रदेश सूखा, आगे जाकर वो डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ। इसीलिए वहाँ पर उस शब्द का जो उपयोग मिलता है मरुकांटर या मरुकंटर, या आप कह सकते हैं मरुकांटर, या त शब्द का प्रयोग भी, मरुकांतर शब्द का प्रयोग भी आपको कहाँ प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, रामायण जी के अंदर हमें इस शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। इस बात को आपको समझना होगा। कहाँ पर? रामायण जो लिखी गई है किसके द्वारा? वाल्मीकि कृत रामायण के अंदर। अब यदि हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें, अभिलेखीय साक्ष्य की बात करें, तो फिर वहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट है चीज़ों को जानना और समझना। अभिलेखीय साक्ष्य में सबसे पहला जो अभिलेख हमें प्राप्त होता है, याद रखिएगा, वो है असल में चित्तौड़गढ़ अभिलेख। चित्तौड़गढ़ अभिलेख, ये याद रखिएगा कि आप देखना, मरुकंटर शब्द का भले प्रयोग हुआ है, लेकिन राजस्थान शब्द जैसा कोई उल्लेख नहीं है। और शुरुआती दौर में ना केवल इंस्क्रिप्शंस या अभिलेखों की बात करूं तो ना केवल चित्तौड़गढ़ इंस्क्रिप्शन, बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन जो सिरोही की सीमल या खींवल माता मंदिर से आपको प्राप्त हो रहा है, या मैं गुप्त कालीन अभिलेखों की बात करूं, इन सब में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं, छिपे हुए रूप में, अप्रत्यक्ष तौर पर वहां पर आपको राजस्थान शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। तो एक तो आपको प्राप्त हो गया चित्तौड़गढ़ अभिलेख, याद रखना, और एक हो गया आपको बसंतगढ़ अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों की मैं थोड़ी सी आपके सामने चर्चा करूं। चित्तौड़गढ़ जो अभिलेख है भैया, वो तो है आपके सामने 532 ईस्वी का, और जो बसंतगढ़ अभिलेख है वो है आपके सामने 625 ईस्वी का। यद्यपि कई पुस्तकों में बसंतगढ़ जो शिलालेख है इसको विक्रम संवत के रूप में भी कन्वर्ट किया गया, मतलब 682 विक्रम संवत, तो कुछ भी नहीं है। जब भी ईस्वी सन को आपको विक्रम संवत में कन्वर्ट करना हो, 57 वर्ष जोड़ दीजिए, क्योंकि ईसा के 57 वर्ष पहले विक्रम संवत आरंभ हुआ था। तो विशेष बात नहीं है, इसको कई पुस्तकों में फिर इसीलिए 682 विक्रम संवत के नाम से भी यहां पर पुकारा गया है, जाना गया है। ठीक है,
अब चित्तौड़गढ़ शिलालेख की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ शिलालेख में एक शब्द का उल्लेख आपको प्राप्त होता है और ये शब्द है जनाब राजस्थानीय। कहाँ? चित्तौड़गढ़ शिलालेख में राजस्थानीय शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। और यदि मैं बसंतगढ़ अभिलेख की बात करूं तो बसंतगढ़ अभिलेख में आपको जिस शब्द का उल्लेख मिलता है वो है राजस्थानीयादित्य भट्ट। यद्यपि आपकी जितनी गाइड्स, पाठ्य पुस्तक के नोट्स है वहां भट्ट शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा। मैं क्लियर कर दूं, बसंतगढ़ एक बेहद इंपॉर्टेंट नोट के रूप में आपके सामने मैं इस बात को छोड़ रहा हूं तो शायद आपको समझ में आए। बसंतगढ़ अभिलेख असल में सिरोही। अब देखिए, मैं अभी जो मैंने मैप आपके राजस्थान के संदर्भ में बताया था वहां बताना भूल गया। सिरोही को प्राचीन काल में अर्बुदांचल या अर्बुद प्रदेश के रूप में उल्लेखित किया गया। तो जो हमने कहा ना कि शुरुआत से कि अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम से पुकारा गया है, वही बात यहाँ परिलक्षित हो रही है। तो अर्बुदांचल या अर्बुद जो प्रदेश है सिरोही, उसमें जो सीवल या खीवल माता मंदिर प्राप्त होता है सिरोही के, याद रखिएगा इस बात को, सीमल या खीमल, कई पुस्तकों में आपको खीमल भी प्राप्त होगा, माता मंदिर से। ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है, संस्कृत भाषा का अभिलेख है बसंतगढ़ अभिलेख। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात माय डियर ये है कि इस संस्कृत भाषाई जो बसंतगढ़ अभिलेख है, बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन जो सिरोही से प्राप्त हो रहा है 625 ईस्वी का, इसकी संस्कृत की 13वीं पंक्ति में आपको राजस्थानीयादित्य भट्ट शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। दूसरी बात याद रखना, अब चूंकि जब बात चली तो मैं काफी विस्तार से चीजों को आपके सामने रखने का आदी हूं। आज ये पहला सेशन है, लंबा नहीं लूंगा। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपना फीडबैक कमेंट्स के रूप में क्या मुझे प्रोवाइड करवाते हैं, अपने फ्रेंड्स तक चीज़ों को शेयर करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बेहद समझ लीजिए आवश्यक है। इसके बिना क्योंकि मेरे लिए भी ये यात्रा अधूरी सी रहेगी, तो रेगुलर क्लासेस के लिए इतना तो सपोर्ट आपको, आप समझिएगा इस बात को कि यहाँ एक शासक का उल्लेख प्राप्त होता है आपको इस बसंतगढ़ अभिलेख में, वर्मलात नामक शासक का। और ये भी याद रखना, सामंत प्रथा पर प्रकाश डालने वाला यदि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम, द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो फ्यूडल सिस्टम पर को अनलाइट मतलब को प्रकाशित कर रहा है, पर प्रकाश डाल रहा है, का उल्लेख कर रहा है, वो बसंतगढ़ शिलालेख है। आइएगा देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जो हमने बसंतगढ़ शिलालेख की बात करी, 13वीं पंक्ति, 13वीं पंक्ति में आपको राजस्थानीयादित्य भट्ट शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है, पहली बात तो। और यहाँ पर एक नरेश का नाम जो हमें प्राप्त होता है, उस नरेश का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्मलात नामक नरेश का भी आपको यहाँ पर उल्लेख प्राप्त होता है। और सबसे बढ़कर बसंतगढ़ शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जो सामंत प्रथा पर, याद रखिएगा, जो सामंत प्रथा का स्पष्ट उल्लेख करता है। तो अब इस अध्याय के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने और आ गया कि साहब सामंत प्रथा पर सबसे पहले प्रकाश डालने वाला राजस्थान का अभिलेख कौन सा है, तो वो है बसंतगढ़ अभिलेख, जिसकी 13वीं पंक्ति जो संस्कृत भाषा का अभिलेख है, जिसमें वर्मलात नामक किसी शासक का उल्लेख मिलता है जो सिरोही की सीवल या खीवल माता मंदिर से प्राप्त हो रहा है। उस दीवार पर यह अभिलेख उत्कीर्ण है, प्रतिष्ठित है। तो इस बसंतगढ़ शिलालेख की 13वीं पंक्ति में राजस्थानीयादित्य भट्ट शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर नोटिस करिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तथ्य में नोटिस करिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर नोटिस करिएगा जो ये एरिया आपके सामने ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आपके कर देता हूँ तो क्लियर, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ये राजस्थान,
और यहाँ पर देखिएगा ये राजस्थान, यानी कि राजस्थान शब्दों का उल्लेख तो मिल रहा है, लेकिन डायरेक्ट राजस्थान शब्द का आपको उल्लेख प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी कि राजस्थान शब्द का जो उल्लेख प्राप्त हो रहा है वो राजस्थान के रूप में नहीं मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ शिलालेख में जो 532 ईस्वी का है, सबसे पहले राजस्थान का उल्लेख राजस्थान नीय के रूप में प्राप्त हो रहा है, और जो बसंतगढ़ शिलालेख आपको प्राप्त हो रहा है 625 ईस्वी का, उसकी 13वीं पंक्ति में आपको राजस्थान नीलादित्य भट्ट के रूप में राजस्थान शब्द का उल्लेख प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही इस सेशन के आरंभ में स्पष्ट कर दिया था कि राजस्थान शब्द का उल्लेख भौगोलिक इकाई के रूप में प्राप्त नहीं होगा। याद रखना, गुप्त अभिलेखों में भी राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है जो किसी प्रांतीय अधिकारी, क्लियर है? सो राजस्थानीय वर्ड which is mentioned in Gupta as inscriptions which is refer to, ये किसके लिए रेफर हो रहा है यहाँ पर? एक प्रोविंस, जिसको आप प्रोविंस ऑफिशियल या ऑफिसर कह सकते हैं, एक प्रांतीय अधिकारी के रूप में, या अधिक से अधिक मैं बाकीदास ख्यात या नैनसिरी ख्यात की बात करूं, बाकीदास और मुनोत नैनसी साहब की बात करूं, तो वो स्पष्ट इस बात का उल्लेख करते हैं कि या तो ये प्रशासनिक इकाई के हेडक्वार्टर विच इज रेफर एज ए कैपिटल, राजधानी के रूप में, या प्रांतीय अधिकारी के रूप में यहाँ पर राजस्थान शब्द का उल्लेख मिल रहा है। यानी कि इन अभिलेखों में जिस राज्य की बात हो रही है उनके प्रशासनिक हेडक्वार्टर या इस इलाके को जिस व्यक्ति के द्वारा गवर्न किया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर राजस्थानीय और राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग हो रहा है। और इसी संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग, स्पष्ट तौर पर राजस्थान नहीं, राजस्थान शब्द का स्पष्ट जो प्रयोग हुआ है बिल्कुल राजस्थान के रूप में, वो पहली बार कर्नल जेम्स टोड which is known as a father of Rajasthan history, so he mentioned in his own book Annals and Antiquities of Rajasthan, the first volume of Annals which is published in 1829, जो 1829 में पब्लिश हुई थी। मैं राजस्थान शब्द का पहली बार स्पष्ट उल्लेख तो कर्नल जेम्स टोड साहब करते हैं, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात हुई। हम जो बात आपके सामने रख रहे हैं वो ये बात है। तो चित्तौड़गढ़ अभिलेख जो 532 ईस्वी का है, इसमें राजस्थानीय के रूप में, और बसंतगढ़ जो अभिलेख है 625 ईस्वी का, 625 ईस्वी नो डाउट चित्तौड़गढ़ से बात मारा, इसमें राजस्थानी आदित्य भट्ट के रूप में इस शब्द का उल्लेख प्राप्त हो रहा है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आप इस मैटर को लिख लें। उम्मीद करूँगा कि एक अच्छी कोचिंग के रूप में जो रेगुलर क्लास होती है बिना वक्त गंवाए, उस रूप में कंटेंट आपको प्राप्त हो रहा है। और ये भी मेरा प्रॉमिस रहेगा कि ये यात्रा लेकिन आपके सहयोग से निरंतर जारी रहेगी इसी टाइम पर। देखिए, तब तक मैं 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ आप लोगों के सामने से हटकर, ताकि आप लोग इस पूरे मैटर को ठीक से देख लें और समझ लें। इसके बाद अब हम कुछ ग्रंथों को देखेंगे कि जो प्रकाश डालेंगे राजस्थान शब्द के उल्लेख के रूप में। आई थिंक यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे देखिएगा, अब कुछ ग्रंथ और हमारे सामने आते हैं जो इस बात का उल्लेख करते हैं। अब मैं यदि नैनसिरी ख्यात की बात करूं तो नैनसिरी ख्यात के अंदर तो संवत 1672 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, राणो अमर सिंह शाहजादे खुर्रम सु मिलियो, क्लियर। याद रखना, नैनसिरी ख्यात में इस बात का उल्लेख मिल रहा है। अब आप यहाँ देखना कि राजस्थान शब्द का उल्लेख कैसे मिल रहा है, खुर्रम सु मिलियो तथा पछेरे अमर सिंह, तथा पछेरे अमर सिंह उदयपुर आयो, तथा पछे राजस्थान उदयपुर हुओ, तथा पछे राजस्थान उदयपुर हुओ। ये नैनसिरी ख्यात में मुनोत नैनसी जिन्हें राजपूताने का अबुल फजल भी मुंशी देवी प्रसाद के रूप के द्वारा उल्लेखित किया गया, वहां पर इस बात का उल्लेख मिलता है। और राजरूपक जो वीर भाण के द्वारा लिखा गया है उसके भी एक छंद में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। और वो छंद क्या है, थिरते राजस्थानम, थिरते राजस्थानम मही एक छत्र, थिरते राजस्थानम मही एक छत्र भौमे सामर्थ्य। इस पंक्ति के द्वारा भी राजरूपक ने राजस्थान शब्द का बहुत स्पष्ट उल्लेख आपके सामने किया है। तो अब कुछ जो इंपॉर्टेंट तथ्य है इन दो, सबसे पहले तो आपने मरुकंठर शब्द का उल्लेख रामायण जी में देखा, फिर चित्तौड़गढ़ अभिलेख जो 532 ईस्वी का है वहां पर राजस्थानीय के रूप में देखा, और फाइनली फिर आपने देखा जो बसंतगढ़ अभिलेख है
625 ईस्वी का, उसमें राजस्थानी आदित्य के रूप में। अब राजस्थान की कुछ प्राचीनतम ख्यात है, प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं वो किस रूप में, उसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें प्राप्त हो रहा है। देखिएगा, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो ये ग्रंथ आपके सामने आता है, याद रखना, जिस ग्रंथ का नाम आपको प्राप्त होता है कुवले माला। कुवले माला बेहद 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 इंपॉर्टेंट ये ग्रंथ हमारे सामने आता है। ठीक है जी, कुवले माला। अब कुवले माला जो ग्रंथ है ये लिखा गया है 778 ईस्वी में, और एक जैन आचार्य, ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें आप एज इट इज नोट करते रहिएगा, आपके काफी काम आएंगे। जैन आचार्य उद्योतन सूरी जी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था, कुवले माला। ठीक है साहब। इसके बाद आप बात करेंगे, एक ग्रंथ और आता है राजरूपक, जिसका उल्लेख अभी मैंने आपके सामने रखा। राजरूपक के जो लेखक हैं वो हैं असल में वीरभान या भाण, कई जगह पर वीरभान या भाण शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आपके सामने जो ग्रंथ आता है, याद रखिएगा, वो है नैन्सी विख्यात। नैन्सी विख्यात, नैन्सी विख्यात के जो लेखक हैं वो आपके सामने हमें मिलते हैं मुहनोत नैन्सी। मुहनोत नैन्सी। अब मुहनोत नैन्सी के बारे में कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के आप दरबारी साहित्यकार थे। आपने नैन्सी विख्यात लिखा और मारवाड़रा परगनारी विगत लिखा। समझ रहे बात आपको? नैन्सी विख्यात को राजस्थान का कोश, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, क्लियर है, राजस्थान का कोश, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, राजस्थान का सबसे प्रामाणिक और ऐतिहासिक ग्रंथ भी जाना जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात भी कहा गया है नैन्सी विख्यात को। जबकि जो आपका मारवाड़रा परगनारी विगत है, जो नैन्सी विख्यात की दूसरी रचना है, जिसमें गांवों का वर्णन मिलता है, काफी ऑथेंटिक है, और इसकी प्रामाणिकता इतनी है कि उसे राजपूताने का गजेटियर भी कहा गया है, और विशाल आकार के कारण उसे सर्व संग्रह ग्रंथ भी कहा गया है। मुहनोत नैन्सी, जिन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल भी पुकारा है। बहुत अच्छे से इस बात को याद रखिएगा, राजपूताने का अबुल फजल भी पुकारा है, क्योंकि जिस प्रकार से अबुल फजल ने अपनी रचना अकबरनामा का वर्णन करते हुए जो हिस्टोरिकल सोर्सेज थे जिनको उसने काम में लिया, उनको उसने उल्लेखित किया है, वही कार्य मुहनोत नैन्सी साहब के द्वारा भी किया गया है। लेकिन ये दुर्भाग्य था कि जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के काल के ये मतलब कोर्ट पोएट थे, दरबारी साहित्यकार थे मुहनोत नैन्सी साहब। ठीक है, इन पर 1 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया गया था। बाद में इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर उस कलंक, भ्रष्टाचार का जो कलंक आप पर लगा, उससे बचने के लिए फाइनली फिर आपने, याद रखना, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत होता है, वो प्रश्न क्या है कि राजस्थान का वो प्राचीनतम ख्यातकार साहित्यकार कौन है जिसने भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था? आपके सामने मुहनोत नैन्सी साहब आते हैं। तो इन तमाम ग्रंथों में जो लिखा है, इन सब के अंदर भी याद रखिएगा आपको राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अच्छा, एक ग्रंथ और रह गया, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। एक तो कुवले माला हो गया आपका, एक राजरूपक हो गया आपका, एक नैन्सी विख्यात हो गई, और एक ग्रंथ हो रहे, याद रखना, तवारीख ए राजस्थान। तवारीख ए राजस्थान, जिसका लेखक है कालीराम कायस्थ। याद रखिएगा, कालीराम कायस्थ जो जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह के दरबारी साहित्यकार थे। अच्छा, इनके तो ग्रंथ में ही आप नोटिस करेंगे, तवारीख ए राजस्थान फारसी पर्शियन लैंग्वेज का ये ग्रंथ है, पर्शियन लैंग्वेज का, और आप इसके नाम में देख रहे हैं राजस्थान, तवारीख ए राजस्थान, यानी कि राजस्थान की तारीखें। तो इन सब में आपको राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन राजस्थान शब्द का जो उल्लेख यहाँ प्राप्त होता है, याद रखिएगा, ये उल्लेख किसी भौगोलिक इकाई के लिए नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार से, याद रखिएगा,
भौगोलिक इकाई के लिए यहाँ पर राजस्थान शब्द का उल्लेख इन ग्रंथों में नहीं मिलता है। मैं बार बार आप लोगों से इस बारे में चर्चा करता आ रहा हूँ। जब आप आरएस के बैच जब मेंस की तैयारी करते हैं, जब फिर वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव तैयारी करनी पड़ती है, तो सिर्फ फैक्ट्स से काम नहीं चलता माय डियर। उसके आगे पीछे का बैकग्राउंड आपको बहुत विस्तार से जानकारी मिलनी चाहिए। इस सेशन का मैं आज एंड करूं उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देकर इस आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, और इंतज़ार रहेगा कि आपके कॉम्प्लीमेंट्स या जो भी आप देना, जो भी आपका एक्चुअल ट्रू जो फीडबैक है वो कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, और ये ज़रूर जाहिर कर दीजिएगा कि ये सेशंस आपको आगे नियमित मिलते। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक सपोर्ट तो आपको मुझसे चाहिए होगा, आप अपने साथियों को बताएं करें। कुछ बातें मुनोत नैन्सी साहब के बारे में मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा। बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मुनोत नैन्सी कितने महत्वपूर्ण है? मुनोत नैन्सी साहब, पहली बात तो जोधपुर महाराजा, जोधपुर नरेश, जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी साहित्यकार थे। ठीक है साहब। अब जो आपने ग्रंथ लिखा है नैनसिरी ख्यात, ये रहा, इसके बारे में देख लीजिएगा। नैनसिरी ख्यात की यदि हम बात करें तो नैनसिरी ख्यात को राजस्थान का कोश, राजस्थान की प्राचीनतम ख्यात, राजस्थान का कोश, राजस्थान की प्राचीनतम ख्यात, राजस्थान का सबसे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय, सबसे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में भी पुकारा गया है। आप आइडिया लगाइएगा, आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ऑथेंटिसिटी या प्रामाणिकता थी, ऐतिहासिक वजन था नैनसिरी ख्यात में। ऐसा कहा गया है कर्नल जेम्स टोड की रचना एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लिए, कि यदि कर्नल जेम्स टोड ने नैनसिरी ख्यात पढ़ लिया होता या कर्नल जेम्स टोड को नैनसिरी ख्यात हाथ लग जाता तो जो एनल्स की रचना के दौरान कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स किए गए, जो एरर्स किए गए, ऐतिहासिक त्रुटियां दी गई, वो बिल्कुल भी नहीं होता। याद रखिएगा इस बात को। जीएच ओझा जी के द्वारा ये बात कहना बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, और इससे आप इस ग्रंथ के हिस्टोरिकल वेट, ऐतिहासिक वजन का आइडिया लगा सकते हैं जो नैनसिरी ख्यात के बारे में आता है। जो दूसरा ग्रंथ लिखा गया है मुनोत नैन्सी साहब के द्वारा, वो है मारवाड़ रा परगनारी विगत। याद रखिएगा, मारवाड़ रा परगनारी विगत। अब जो ये ग्रंथ है आपके सामने, मारवाड़ रा परगनारी विगत, तो मारवाड़ रा परगनारी विगत को सर्व संग्रह ग्रंथ, और क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है, इसमें आपको विभिन्न मारवाड़ के विभिन्न गांवों की बेहद प्रामाणिक जानकारियां हैं, तो मारवाड़ रा परगनारी विगत को सर्व संग्रह ग्रंथ, याद रखना, सर्व संग्रह ग्रंथ एवं राजपूताने का गजेटियर भी पुकारा गया है। राजपूताने का गजेटियर भी पुकारा गया है। कौन से ग्रंथ को? जिसको हमने कहा है मारवाड़ रा परगनारी विगत। ये सेशन का एंड मैं यहीं तक रखूंगा। अब ब्रिटिश काल से भी पहले मध्यकाल में इस संपूर्ण प्रदेश को किन किन नामों से पुकारा गया है? जो हम बात करते हैं मुगल बादशाह अजमेर अकबर की, उसने जब 12 सूबों का, सूबा मतलब प्रोविंस, मुगल काल में प्रांत या स्टेट को सूबा कहा गया, तो जो राजपूत मतलब जो जिसको ये राजस्थान के नाम से जानना था, क्योंकि बड़ी दिक्कत थी ना,
अजमेर मारवाड़ अलग है, मेवाड़ अलग है, हाड़ौती अलग है, ढूंढाड़ अलग है, जैसलमेर अलग है, बीकानेर अलग है, अलवर, तमाम को आप एक साथ लिखोगे कैसे? क्लियर है? फिर ब्रिटिश काल में इस संपूर्ण प्रांत को किन किन नामों से पुकारा गया है? तो एक सेशन और रिमेनिंग बाकी है इस अध्याय के पूरा होने में, राजस्थान का नामकरण। तो मुझे इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को छोड़ के मैं आप लोगों को बीच में जा रहा हूँ कि आपके लिए बेहद लाभप्रद ये सेशन, काफ़ी यूटिलिटी वाला यूजफुल सेशन रहा होगा, और इसमें एकेडमिक कंटेंट वाला वजन में पर्याप्त रखने का प्रयास करूँगा। आप नोट्स साथ साथ पेन डाउन करते रहिए। मैं बीच स्क्रीन से बीच में से इसीलिए थोड़ा सा हट जाता हूँ, ऑफ कर लेता हूँ अपने आप को हट कर, कि आप लोगों को दिखने में लिखने में सुविधा रहे। उम्मीद करता हूँ कि ये यात्रा आपके साथ मेरी निरंतर जारी रहेगी। नेक्स्ट सेशन के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक इसको बार बार पढ़िए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब करिए, और जिस लेवल पर भी आप मेरे साथ चलना चाहेंगे उसका फीडबैक मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।